नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 4 राज्यों में, जिनमें से है एक पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा असम, और एक केंद्र शासित क्षेत्र जो है पुदुचेरी। वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की अधिसूचना अगले 2-3 दिन में किसी भी समय जारी हो सकती है। अब ये बातें तो आपको, ये जानकारियां तो आपको पहले से होंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि इसमें राजनीतिक समीकरण किस तरह के बन रहे हैं, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। लेकिन मैं बात राजनीति पर करूं उससे पहले छात्रों को लेकर एक बात कहता हूं। कोई भी छात्र अगर किसी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पास होना चाहता है, तो क्या करता है? पढ़ाई करता है, उसकी तैयारी करता है और फिर परीक्षा में बैठता है और फिर परिणाम का इंतज़ार करता है। एक ऐसा छात्र है इस देश में राजनीति का जो न तो पढ़ाई करता है, न परीक्षा की तैयारी करता है और न ही परीक्षा में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन परिणाम की उम्मीद करता है। उस छात्र का नाम है राहुल गांधी। पहले तो इन 4 राज्यों के बारे में आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी की सरकार है, लगातार तीसरी बार, लगभग 15 साल होने जा रहे हैं उनकी सरकार को। भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुख्य विपक्षी दल है। 30 साल कांग्रेस का राज रहा, 34 साल सीपीएम और उनके साथी दलों का राज रहा। उनको हटाकर ममता बनर्जी आई, जिनका 15 साल का राज हो गया। तो अब हालत ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीपीएम और कांग्रेस दोनों अप्रासंगिक हो गए, हाशिए पर भी नहीं, हाशिए से भी बाहर चले गए, और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन गई है। तो वहाँ लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच होगी। लेकिन अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, तब तक ये तय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव समय पर होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है। अगर 1-2 दिन में अधिसूचना चुनाव की जारी हो जाती है तब भी पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब एक ही रास्ता बचता है समय पर चुनाव कराने का, कि सुप्रीम कोर्ट ये छूट दे दे कि मतदान से 24 घंटे या 48 घंटे पहले तक इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी रख सकता है, जिसकी संभावना कम लगती है, असंभव नहीं लगता। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ भी असंभव नहीं लगता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा काम, ये जो भी आपत्तियां हैं उनके निपटारे का काम जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दिया है, इसलिए ममता बनर्जी की मुश्किल ये है कि वो चुनाव आयोग पर अब आरोप भी नहीं लगा सकती। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल और बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में समय पर चुनाव होगा या नहीं, ये चुनाव आयोग से ज़्यादा अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो एक राज्य तो ये हो गया, दूसरा राज्य है असम और तीसरा राज्य है केरल। तमिलनाडु पर बाद में आते हैं। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों जो सरकारें हैं, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म के लिए चुनाव लड़ने जा रही है, और केरल में सीपीएम की सरकार है। सीपीएम का जो गठबंधन है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो 2 बार से सत्ता में है, तीसरी बार सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इन दोनों राज्यों की एक और खूबी है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। तो राजनीति में, चुनावी राजनीति में खासतौर से, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे लाभ की स्थिति होती है लंबा एंटी इनकम्बेंसी का दौर। और ये दोनों सरकारें जब चुनाव में उतरेंगी तो 10-10 साल सत्ता में रह चुकी होंगी। दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं होती जिससे सब लोग खुश हों, जिससे सब लोग संतुष्ट हों। असंतुष्ट होते हैं लोग। सवाल होता है असंतुष्टों की संख्या कितनी है। और मैं मानता हूं कि उससे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि असंतोष क्या विद्रोह की स्थिति में आ गया है, कि इतने असंतुष्ट हो गए हैं कि किसी भी हालत में जो सत्तारूढ़ दल है उसको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ये बात मैं केवल असम और केरल के लिए कर रहा हूँ। अब कोई राजनीतिक दल, और इस मामले में कांग्रेस है, तो उसका दायित्व क्या होना चाहिए कि पूरी ताकत लगा दे। कांग्रेस पार्टी, जिसका एक समय वर्चस्व होता था पूरे देश पर, आज वो 3 राज्यों में सिमट गई है सत्ता में। कर्नाटक,
तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। तो होना ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की जितनी भी ताकत है कम से कम इन 2 राज्यों में, जहां वो नंबर 2 है, पहले से नंबर 2 है और लगातार नंबर 2 है 10 साल से, वहां अपनी पूरी ताकत लगाए कि जो सत्तारूढ़ दल है उनको सत्ता से बाहर करे और फिर सरकार बनाए। अब आप देखिए कि विद्यार्थियों की तैयारी और परीक्षा में बैठने की जो मनस्थिति है, जो इच्छा है, उसको केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। केरल में लड़ाई सीपीएम का जो गठबंधन है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्हीं के बीच लड़ाई होनी है। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 महीने का कार्यक्रम देखें, राजनीतिक कार्यक्रम अलग अलग पार्टियों का, नेताओं का, तो केरल में जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं उसका 1/10 भी राहुल गांधी नहीं गए, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। तो केरल में जहां बीजेपी को सरकार बनाने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, वहां बीजेपी इतनी ताकत लगा रही है। और राहुल गांधी वो तो परीक्षा केंद्र से ही दूर हैं, परीक्षा केंद्र पर ही आने को तैयार नहीं है। केरल का उन्होंने कितनी बार दौरा किया है इसकी जानकारी आपको होगी, जबकि उनकी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा वहीं से लोकसभा की सदस्य है और राहुल गांधी खुद इससे पहले 2019 में लोकसभा सदस्य वायनाड से रह चुके हैं केरल के। तो कह सकते हैं गांधी परिवार का भी रिश्ता है, कांग्रेस का भी नाता है केरल से। और केरल में चूंकि 10 साल से सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, बहुत नाराज़गी है पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं। चाहे सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मामला हो या मंदिर से सोने की चोरी का मामला हो, गोल्ड स्मगलिंग का मामला हो और दूसरी समस्याएं जो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं वो हो, एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है केरल में। लेकिन क्या कांग्रेस उसका फ़ायदा उठाती हुई दिख रही है, उठाने की कोशिश करती हुई दिख रही है? उस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कायदे से तीसरे नंबर की भी पार्टी नहीं है, क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी से उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। ये ठीक है कि 3 ही पार्टियां हैं, मतलब 2 गठबंधन और 1 पार्टी, इसलिए तीसरे नंबर पर भाजपा है, चौथे नंबर पर कोई है नहीं पार्टी, तो इसलिए तीसरे नंबर पर भाजपा है। इससे ज़्यादा केरल में उसकी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है। 10-11% वोट से कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकती। और केरल का सामाजिक समीकरण जिस तरह का है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा कठिनाई है। और जो सामाजिक समीकरण है वो कांग्रेस के लिए बहुत आसान है अगर कांग्रेस प्रयास करे तो राहुल गांधी जा नहीं रहे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है लेकिन उनके दौरे केरल में हो रहे हों ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो कार्यक्रम में, दिल्ली और आसपास कार्यक्रम में जा रहे हैं और बड़े कुटिल ढंग से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि वो एआई समिट हुआ था ना जो इंटरनेशनल देखा था, उसमें हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने काम कर दिया। तो आपके यूथ कांग्रेस के लड़कों ने जो काम किया है वो आपके केरल में, असम में किसी काम नहीं आने वाला। केरल में जो स्थिति है, कांग्रेस की नाकामी की वजह से, कांग्रेस की अकर्मण्यता की वजह से इस बात की संभावना बढ़ रही है कि सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की तीसरी बार सरकार बन जाए। ये केरल के इतिहास की अनहोनी घटना होगी। केरल में आमतौर पर होता रहा है लंबे समय से, कई दशक से, कि बार बार यूडीएफ और एलडीएफ की सरकारें बदलती रही हैं। 5 साल इसकी सरकार, 5 साल उसकी। पिछले चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि एलडीएफ की सरकार दोबारा बनी। और अब तो केरल में कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है। पिछले चुनाव में तो उमान चांडी थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस समय कांग्रेस का घर अंदर से बटा हुआ है। बड़ी मुश्किल से शशि थरूर को मनाया गया है और कांग्रेस के आला नेतृत्व की नज़र में दूसरे नंबर के नेता केरल में प्रमुख नेता केसी वेणुगोपाल हैं, जो राहुल गांधी के सहायक हैं, वैसे संगठन महामंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए बड़े नेता हैं। केरल में पार्टी का नेतृत्व चाहे राज्य का हो या राष्ट्रीय कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा छात्र जो परीक्षा केंद्र पर ही आने को तैयार नहीं है, वो पास होने की उम्मीद करके बैठा है।
अब ये चमत्कार केवल राहुल गांधी कर सकते हैं। दूसरा राज्य है असम। भारतीय जनता पार्टी की 2 टर्म से सरकार है। पहले में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार जो है हिमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। कांग्रेस के लिए इससे अच्छा अवसर क्या होगा, जहां मुस्लिम आबादी जिस राज्य में 35% है और कांग्रेस इस समय मुसलमानों की पार्टी है। मुस्लिम लीग को भी इस मामले में मात दे रही है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस हद तक जाकर इससे पहले कभी नहीं की, हालांकि हमेशा करती रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का बड़ा हथियार रही है, राजनीतिक औजार रही है, लेकिन राहुल गांधी उसको एक नई ऊंचाई पर ले गए, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे ले गए हैं कि इससे नीचे कहाँ जाएंगे। असम में आज की तारीख में जो हालात हैं, उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और न केवल सरकार बनने जा रही है, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटों से, ज़्यादा बड़े बहुमत से बनने जा रही है। जो काम 10 साल में भाजपा की सरकारों ने किया है, हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह का विकास का काम किया है, वहाँ जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह का सामाजिक समीकरण बनाया है, और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते रहे हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं गौरव गोगोई, जिनकी पत्नी पाकिस्तानी मूल की है। उनको लेकर लगातार विवाद हो रहा है। गौरव गोगोई को मानना पड़ा कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी है और उनके साथ वो पाकिस्तान जा चुके हैं। ये है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेतृत्व असम में। लेकिन 35% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी 2 बार से लगातार चुनाव हार रही है। और आप वहाँ असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जो कर रहे हैं, वो तो पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे देखिए, विकास की कितनी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। ये ठीक है कि विपक्ष में है राहुल गांधी और गौरव गोगोई, तो वो शिलान्यास या लोकार्पण नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के बीच तो जा सकते हैं। दोनों नेताओं को ज़्यादा फुर्सत नहीं है। गौरव गोगोई चूंकि वहाँ से सांसद भी हैं, तो बीच बीच में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास और कौन सा काम है? एक काम है संसद को अवरुद्ध करना, संसद को चलने नहीं देना। दूसरा काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि को बिगाड़ने का। उसका उनके पास जो है एक्सक्लूसिव ठेका है। जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे हैं, तब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का लोहा मान रही है। युद्ध चल रहा है, आपको मालूम है, तेहरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू मध्य बंद है, तेल टैंकरों की आवाजाही बंद है। उस बीच से ईरान से बातचीत करके अब ये इंडियन डिप्लोमेसी और मोदी की डिप्लोमेसी देखिए पूरी दुनिया मानती है, और दिखाई भी दे रहा है कि भारत अमेरिका और इजराइल के ज़्यादा करीब है। लेकिन ईरान से इतना दूर नहीं गया है कि ईरान उसका साथ न दे। ईरान ने छूट दी है, 2 हमारे और टैंकर जो है जलडमरू मध्य से निकल चुके हैं। युद्ध के समय इस तरह की स्थिति, इस तरह की डिप्लोमेसी केवल भारत कर रहा है दुनिया में। लेकिन राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई देगा तो फिर बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो असम और केरल 2 जगह जहां कांग्रेस के लिए संभावना हो सकती थी, उन संभावनाओं को कांग्रेस के विरोधी नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व ही खत्म कर रहा है। दुनिया में ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो परीक्षा केंद्र से भागता फिर रहा हो, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तमिलनाडु की बात थोड़ी कर लेते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की कोई बड़ी भूमिका है नहीं। वहाँ भूमिका है तो वहाँ 3 प्लेयर हैं। एक डीएमके गठबंधन है, दूसरा एनडीए है जो एआईएडीएमके के नेतृत्व में है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, और तीसरा तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की पार्टी है, टीवीके। टीवीके अभी तक तय नहीं कर पाई है कि उसको कैसे चुनाव लड़ना, अकेले लड़ना है या गठबंधन करना है। आज ही खबर आई है कि टीवीके और विजय को रिसोर्स
क्रंच महसूस हो रहा है तो वो गठबंधन के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये आप मानकर चलिए कि उनका गठबंधन डीएमके से तो नहीं ही होगा। लेकिन क्या एनडीए में बीजेपी के रहते वो एनडीए से गठबंधन करेंगे, या एआईडीएमके एनडीए में रहते हुए विजय से अलग से गठबंधन करेगी जिस पर बीजेपी को एतराज़ नहीं करेगी? बीजेपी का इस समय तमिलनाडु में एक ही लक्ष्य है, एमके स्टालिन को सत्ता से बाहर करना। आप देखिए 2 राज्य तमिलनाडु और केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्टेक कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो सत्ता में नहीं आने जा रही है, कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। वहाँ जितनी ताकत बीजेपी लगा रही है, और उसके बरक्स आप 2 राज्य देखिए असम और केरल, जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है, वहाँ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, तो ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा? ऐसी पार्टी को सत्ता में क्यों लाएंगे लोग? जिसके नेता ही इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसका नेता मेहनत करने से भागता हो, लोगों के बीच में जाने से बचता हो, लोगों के बीच अपनी बात रखने से भागता हो, ये है राहुल गांधी की राजनीति। और ये राजनीति राहुल गांधी की कांग्रेस को कहाँ ले जाएगी ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका रास्ता साफ दिखाई दे रहा है किधर जा रही है। और 11.5 साल से बड़ा साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ ऐसे भी नहीं हो रहा कि कभी नीचे गया कभी ऊपर गया, लगातार नीचे जा रहा है। और ये 5 विधानसभा चुनाव एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाले बनेंगे। कांग्रेस में कोई देगा या नहीं देगा पता नहीं, लेकिन लोगों की नज़र में राहुल गांधी की जो भी हैसियत है वो और कम होने वाली है, ये आप मान कर चलिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।